गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, बहुत अच्छा है। सभी लोग आ चुके हैं? अच्छा, नमस्कार नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। कल हम लोगों ने शक्ति का अभिजन वर्ग का सिद्धांत यानी कि परेटो का सिद्धांत हम लोगों ने जान लिया था। कल के टॉपिक में परेटो के सिद्धांत को हम लोगों ने जान लिया था कि ये जो अभिजन वर्ग है वो कितने प्रकार के होते हैं, शासक कितने प्रकार के होते हैं, समाज को किस तरीके से विभाजित किया है परेटो ने, और परेटो ने जो है किस तरीके से अभिजन वर्ग का विभाजन किया। यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? गुड आफ्टरनून। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग गिटानो मोस्का के अभिजन सिद्धांत को जानेंगे, है ना। ये मोस्का का जो सिद्धांत है ये भी अभिजन वर्ग का ही है। 3 अभिजन वर्ग के सिद्धांत को पढ़ना है। पहला था परेटो, दूसरा है मोस्का और तीसरा है मिल्स। ठीक है, गैर शासक वाला। अब इसे हम लोग समझेंगे कि मोस्का क्या कहते हैं अभिजन वर्ग के बारे में, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग अवधारणाएं होती है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका देखने का नजरिया अलग होता है। तो उन 3 नजरियों को अगर हम लोगों ने जान लिया तो अभिजन वर्ग के बारे में आपकी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। और हमेशा अभिजन वर्ग के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। कभी परेटो के ऊपर आएगा, कभी मोस्का के ऊपर आएगा, तो कभी मिल्स के ऊपर आएगा। इन 3 के ऊपर आता है, इन 3 के ऊपर सिद्धांत आता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कल का लेक्चर ना देखा हो और आज की क्लास में अवेलेबल हो? कोई ऐसा व्यक्ति? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है और आज की क्लास में अवेलेबल है? अगर है तो उसको फिर कोई फायदा होगा नहीं। नमस्कार आरती। तो मोस्का क्या कहते हैं कि ये जो अभिजन वर्ग का सिद्धांत है इसमें जो है राजनीतिक जितने भी सभी प्रकार के राजनीतिक संगठन है और शासन के जो भी तत्व हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है शासक वर्ग और दूसरा है शासित वर्ग, यानी कि एक व्यक्ति होगा जो शासन करेगा और एक जिसके ऊपर शासन होगा। जिसके ऊपर शासन होगा वो क्या कहलाएगा? जनता कहलाएगी। और जो शासन करेगा वो सत्ता के लोग कहलाएंगे। हाँ बिल्कुल। कैसे हैं राजन आप? तबीयत तबीयत ठीक है आप? तीन प्रमुख अंतर जो है इन्होंने बताए हैं। पहला अंतर इन्होंने बताया है कि जो शासक वर्ग होगा वो अल्पसंख्यक होगा। आप देखते हैं कि हमेशा जो मिनिस्टर होते हैं वो कम आबादी में होते हैं लेकिन आतंक पूरे देश पे करते हैं। तो यानी कि जो भी शासक वर्ग होंगे वो संख्या में कम होंगे। क्या होंगे? संख्या में कम होंगे। और जो शासित वर्ग होगा वो बहुत ज्यादा होगा। देश की आबादी पूरी शासित वर्ग में आएगी कि नहीं आएगी? तो ये पहला अंतर है कि ये अल्पसंख्यक होते हैं और ये दूसरे बहुसंख्यक होते हैं। सभी राजनीतिक कार्यों का संपादन कौन करेगा? शासक करेगा कि जनता करेगी? तो सभी शासक वर्गों का संपादन, जो जितने भी राजनीतिक कार्य होंगे उनका निष्पादन जो है शासक वर्ग के द्वारा होता है। जनता कर पाएगी? क्या जनता कभी भी ऐसा कर पाती है? ऐसा नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके हाथ में होता ही नहीं कुछ। लड़ाई तो वो जीतेगा जिसके हाथ में
पावर होगी बस। जंग कौन जीतता है? जिनके हाथ में हथियार होते हैं, पावर होती है, सत्ता होती है। आपने देखा है कि घर का बड़ा बेटा हमेशा परिवार की जंग में जीत जाता है ना? बड़ा बेटा हमेशा जीत जाता है, स्वाभाविक रूप से। अपवाद स्वरूप ऐसा नहीं, अपवाद में बहुत सारे अपवाद आएंगे, लेकिन बड़ा बेटा जो है हमेशा परिवार की जंग में जीत जाएगा, उसकी हर एक बात मान ली जाती है। क्योंकि क्या है, लोग उससे प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार बड़े बेटे के ऊपर होता है। आप हमेशा अपनी पहली प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं, है ना? आप मान लीजिए आपके पास 10 जमीन है, लेकिन आपने जो पहली जमीन खरीदी होगी उससे आपको प्यार होगा कि नहीं? 10 के कंपैरिजन में। ठीक उसी प्रकार से ये जिंदगी में लागू होता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो नातेदारी हो, चाहे फिर वो शक्ति और सत्ता का सिद्धांत हो। तो शासक वर्ग जो है राजनीतिक कार्यों का निष्पादन करता है। शासक वर्गों के हाथ में ही सारी सत्ता केंद्रित होती है, यानी कि या वैध सत्ता होती है कि अवैध सत्ता होती है? वैध या अवैध, इन दोनों में से कौन होती है? किसी ने बोला दोनों, है ना? होती तो वैध है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी होती है, तो वैध सत्ता को बोलेंगे। लेकिन दुरुपयोग करते हैं वो अलग एस्पेक्ट है ना? कुछ लोग करते हैं दुरुपयोग, जैसे राजन करते हैं, अखिल करते हैं, ये दो लोग तो करते हैं। नहीं, हम तो करते ही हैं। हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? सब करते हैं, लेकिन राजन जो है ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये क्या है, अवैध भी हो जाती है और कहीं पर वैध भी हो जाती है। तो वैध सत्ता में क्या होता है कि हम जो है ना अधिकार देते हैं कि ये आपके अधिकार हैं, इन अधिकारों के दायरे में आपको कार्यों का निष्पादन करना है, के दायरे में कार्यों का निष्पादन करना है। लेकिन जो अवैध हो जाता है वहां पर क्या होती है, हम सीमा से परे चले जाते हैं। सीमा से परे जाकर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आप प्रशासक बन जाएंगे। प्रशासक बनने के बाद आपके दोस्त होंगे जो आपकी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग नहीं करेंगे तो मान लीजिए यूज तो कर ही लेंगे। मालूम चला किसी ने चालान काट दिया, है ना? चालान काट दिया तो फिर फोन कर दिया, भाई जी मैंने देखो चालान कट गया, अभी भाई हमारा दोस्त का भाई का फोन आ रहा होगा, बात करो जरा। ये क्या है, आप भी कर देंगे। लेकिन आपने क्या किया, ये अवैध शक्ति है कि नहीं? अवैध सत्ता है कि नहीं? जबकि ये पावर नहीं है आपके पास, ये शक्ति नहीं मिली है आपको, फिर भी आप करेंगे। हम सभी करेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति जो आईएएस बनने के बाद इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा? पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, सब करेंगे, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो। तो ये याद रखिएगा कि ये जो प्रावधान है ये मोस्का ने दिया नहीं है। मोस्का की आलोचना में ये बात लिख सकते हैं। तो मोस्का का जो सिद्धांत है वो बहुत इजी है, क्योंकि दो ही वर्ग इन्होंने बताए हैं, एक है शासक वर्ग, एक है शासित वर्ग। जिस तरीके से मार्क्स बहुत इजी है, ठीक उसी प्रकार से ये है ना? मार्क्स और मोस्का एक साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ये बात कहते हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं, दोनों तो यही बात कह रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं। तो समझ जाइए। अब मोस्का ने कुछ कहा,
कि शासक वर्ग में कुछ लक्षण होंगे। शासक वर्ग में पहला लक्षण इन्होंने बताया कि शासक वर्ग में वही लोग शामिल होंगे जो शासन करेंगे। क्या अमित शाह को शासक वर्ग में डाला जाएगा? डाला जाएगा शासक वर्ग में। अमित शाह के पुत्र को, अमित शाह के पुत्र को नहीं डाला जाएगा। मोदी जी को शासक वर्ग में डाला जाएगा। मोदी जी के पुत्र को होना भी तो चाहिए, है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। इनकी पत्नी को, मोदी जी की पत्नी को, अमित शाह की पत्नी को नहीं। परिवार रिश्ते से कोई मायने नहीं रखता है सत्ता से। सत्ता में सिर्फ शासक वर्ग में सिर्फ उन्हें ही माना जाएगा जिन्हें सत्ता प्रदान की गई, जिन्हें अधिकार दिए गए हैं, वैधानिक रूप से अधिकार दिए गए हैं, उन्हें ही शासक वर्ग में शामिल किया जाएगा। हाँ, अवैध शासन में तो आएगा, अवैध शक्ति में तो आएगा। आपने देखा किस तरीके से जय शाह यानी कि जो अमित शाह के पुत्र थे, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई थी अचानक से, उसको लेके विवाद हुआ। तो ये यही तो दर्शाया गया कि हाँ, अवैध शक्ति का प्रयोग किया है अमित शाह और अमित शाह के पुत्र ने। दूसरा लक्षण बताया है कि अल्पसंख्यक होंगे। ये लोग संगठित होते हैं। शासक वर्ग के लोग क्या होते हैं? संगठित होते हैं। शासक वर्ग सभी राजनीतिक कार्यों का निष्पादन करते हैं। शासक वर्ग शक्ति से प्राप्त होने वाले लाभों का आनंद लेते हैं और शासित वर्गों को इससे वंचित रखते हैं। ये तो सच है ना। जो लाभ मोदी जी को मिलेगा, क्या जनता को मिल पाएगा? जो अधिकार पीएम को मिलेगा, जो सुविधाएं मिलेंगी, उन सबसे तो जनता वंचित ही रहेगी ना। तो ये याद रखना कि ये कुछ लक्षण हैं जो मोस्का बता रहे हैं। ये जनरली भी है। आप अगर नहीं भी याद करेंगे तो कॉमन सेंस के अनुसार मोस्का की बातों को लिख सकते हैं। मोस्का इतने खतरनाक नहीं है, नाम बस खतरनाक है, लेकिन इनकी बातें बहुत सरल है। बातें बहुत ही सरल हैं। अब बस आपको करना क्या है, ये जो बातें बताई जा रही हैं, अब इनको आपको आनंद लेना है। जिस तरीके से शासक वर्ग के लोग आनंद लेते हैं ना, जो सुविधाएं मिलती हैं, तो आपको भी इनकी बातों का आनंद लेना है। क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर आप लोग बहुत जोरों शोरों में पढ़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर में यही तो देख रहे हैं कि शासक वर्ग कर क्या रहा है और शासित वर्ग क्या कर रहा है। अगर पर आप अगर इन दोनों वर्गों पे अगर ऑब्जर्वेशन करें, तो आपके पास बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। क्या ये आपका होमवर्क होना चाहिए कि नहीं? क्या आपको इन दोनों बातों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? आपको एक नोट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कम से कम 2 पेज का तो एक नोट्स बनना चाहिए कि वर्तमान में शासक वर्ग क्या कर रहा है और शासित वर्ग क्या कर रहा है, और इसकी वजह से समाज में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। आप खुद से लिखिएगा इसे, एक नोट बनाइएगा। गुड आफ्टरनून अंजलि, लेट हो गई। और जब ये नोट बना लेंगे ना, तो आपका नजरिया जो है ना, एक सतही ना होकर 360 डिग्री अप्रोच के साथ हो जाएगा। और ये अप्रोच आपको कहीं पर भी एसे में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और आपकी जिंदगी में भी हेल्प करेगा। क्योंकि जिंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर लोग सरकार को दोष देंगे,
तो क्या जनता का दोष नहीं है? शासक वर्ग का जितना दोष है, क्या उतना ही शासित वर्ग का दोष नहीं होता है? अगर देश में कहीं पर भी शोषण हो रहा है, तो क्या उसके लिए एक ही पक्ष जिम्मेदार है कि दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं? दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। जैसा कि लोगों ने कहा कि अरे गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है, गरीबों की ये सरकार नहीं है ना, गरीबों के साथ उसने कुछ अच्छा नहीं किया। तो 5 साल में मालूम नहीं चला था क्या? 5 साल में नहीं मालूम चला? अब नहीं मालूम चला तो भुगतो भाई। मरना, अगर गरीब मर रहे हैं तो गरीब के मरने के लिए जिम्मेदार कौन है? गरीब के मरने के लिए जिम्मेदार कौन है? गरीब ही जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है? गरीब जिम्मेदार है कि नहीं कुछ हद तक? क्योंकि उसे 2019 में पावर मिली थी। आपने क्यों नहीं चेंज किया? खाना खाओगे तो ये, हाँ, बिल्कुल सही कहा कि अगर आप जो है ना शासित वर्ग हैं, तो आपको भी समझना होगा कि ये जो शासक वर्ग है, क्या आपके अधिकार के लिए है कि नहीं? आपने जिसके लिए, जिसको एक वैधानिक शक्ति दी है, क्या वो वास्तव में आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं? इसका डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड कौन करेगा किसी भी तरीके से? ये तो शासित वर्ग ही करेगा ना, जिसके ऊपर शासन हो रहा है। अभी जैसे कि हम लोग जो है नोटबंदी को भूल जाते हैं, है ना, जीएसटी को भूल जाते हैं, और फिर अभी लॉकडाउन को भी भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अगर भूल जाओगे तो भाई सही है, जिंदगी मौत के लिए बनी है भाई, तुम मरो, कौन तुम्हें बचाएगा? तुम्हारी जिंदगी है, तुम संभालो, और कौन संभालेगा? जिंदगी तुम्हारी है, जीना तुमको है, सब कुछ तुम्हें ही करना है लाइफ में। तो डिसाइड भी कौन करेगा? तुम ही तो करोगे। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर किसी भी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हर एक पार्टी जो सत्ता में आएगी वो यही करेगी, वो यही करेगी। चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो बीजेपी आए, और चाहे वो आप आए, कोई भी पार्टी आएगी, वो सत्ता में आने की वजह से, प्रॉब्लम क्रिएट करती है जनता को। अगर इनके पास वैधानिक शक्ति ना होती, अगर इनके पास वैधानिक शक्ति ना होती, तो क्या ये दुरुपयोग कर पाते? कभी भी दुरुपयोग कर पाते? कभी भी दुरुपयोग ना कर पाते। एक्चुअल में प्रॉब्लम बस ये हो रही ना कि हमने वैधानिक शक्ति दी हुई है, और वो व्यक्ति जो है ना उसको पता है कि हमें 5 सालों तक ऐसा करना है। जब इलेक्शन आएंगे तो उस समय हम कुछ झूठे वादे कर देंगे, झूठी सपने दिखा देंगे, और उससे क्या हो जाएगी, हम फिर से शासक वर्ग बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों की गलती है। उसे पता है कि शासित वर्ग ऐसा है, उसे झूठे सपने दिखा देंगे तो वो बहुत जल्दी नींद में आ जाएगा। यही होता है, भारत में तो यही होता है, बाकी देशों का तो नहीं पता, लेकिन भारत में तो यही होता है। और इसकी वजह से जो है ना, अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो गया। अब ये बताइए, इस लॉकडाउन में अमीर को कोई नुकसान हुआ है? अमीर को कोई नुकसान हुआ है? उसने तगड़े से इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, नुकसान हुआ है ना, नुकसान तो हुआ, लेकिन फायदा भी हुआ होगा, है ना, कुछ हद तक नुकसान हुआ है। लेकिन गरीब क्या हुआ है, और गरीब हो गया है कि नहीं? क्योंकि गरीब के पास तो खाने के लिए तो पैसा था नहीं, तो निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
फर्क गरीब। अच्छा, वैधानिक शक्ति किसे बोलते हैं? जिसे देखिए एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, एक सतत प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कि मान लेते हैं कि एक लोग, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में क्या होता है, वोट के द्वारा जो है सत्ता दी जाती है, वोट के द्वारा सत्ता का निर्धारण होता है। तो ये है निर्धारण की प्रक्रिया, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है और इस वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा सत्ता मिलती है, के द्वारा सत्ता मिलती है। समझ रहे हैं? तो ये चीज याद रखिएगा कि इस लॉकडाउन में क्या हुआ है, गरीब और गरीब होता चला गया है और अमीर और अमीर होता गया है। कुछ ही कंपनियां बंद हुई हैं, है ना, कुछ लोगों की कंपनियां बंद हुई हैं, जस्टिफाई भी हो जाएगा क्योंकि हाँ भाई कुछ लोगों की बंद हुई। तो वो क्या थे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। मिडिल क्लास थे, लो मिडिल क्लास नहीं थे। लो मिडिल क्लास लो क्लास हो गया है, लो मिडिल क्लास से लोग लो क्लास में चले गए। लेकिन जो हाई क्लास है, जिसे हाई क्लास बोलते हैं, क्या उसका नुकसान हुआ है वास्तविक रूप में? वास्तविक रूप में क्या हाई क्लास का नुकसान हुआ है? नहीं हुआ है ना। है ना, कुछ परसेंटेज मानेंगे लेकिन इनके कंपैरिजन में, है ना, इनके कंपैरिजन में नुकसान नहीं हुआ है। जैसे कि अन अकेडमी, आप लोग अन अकेडमी के ऊपर ही आ जाते हैं। अन अकेडमी के ऊपर क्या कहना चाह रहे थे? क्या अन अकेडमी अमीर हो गया है ना, अमीर हो गया है। अच्छा अच्छा, ये अमीर हो गए ना, अमीर से, तो अमीर से और अमीर हो गए, यही कह रहे थे। टीचर को फर्क नहीं पड़ा, क्या हो गया टीचर ने, क्या हो गया? टीचर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पेमेंट चालू है लॉकडाउन में। तो हम लोगों की पेमेंट थोड़ी ना बढ़ी, सैलरी बढ़ जाती तो और अच्छा होता। हम लोगों की सैलरी तो नहीं बढ़ी, आप लोगों की फीस तो बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासक वर्ग समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रभावशाली समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। शासक वर्ग नवीन मध्यम वर्ग के द्वारा समाज में घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है। देखिए ऐसा है ना कि हमेशा ये जो शासक वर्ग होगा, इसकी चाहत क्या होगी? इसकी चाहत होगी कि वो हमेशा सत्ता में काबिज रहे, सत्ता में काबिज रहे, यही तो चाहत रहेगी। और उसके लिए वो जनता के बीच में, जनता के बीच में विभिन्न माध्यमों से जुड़ा रहेगा, विभिन्न माध्यमों से जुड़ा रहेगा। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमएलए और एमपी वो 6 बार 7 बार बनते हैं, तो वो इसी लाइन का तो पालन करते हैं। वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में समाज में जुड़े रहते हैं और फिर जनता उन्हें फिर से उन्हें सत्ता देती है ना। तो ये एक प्रक्रिया है जिसे अपनाने की कोशिश करते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। अच्छा, आप जिंदगी में किसका चयन करेंगे? आपके पास आपके पास दो ऑप्शन है। एक यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति है,
अनुभवी व्यक्ति है, और दूसरा आपके पास युवा व्यक्ति है। और जोश है। तो मोस्टली आपका चुनाव होगा कि आप अनुभवी व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिंदगी में, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक टीचर जो पॉलिटी पढ़ा रहा है 10 सालों से, और एक टीचर पढ़ा रहा है पॉलिटी 1 साल से, तो आपका सीधा सा चयन होगा कि इस टीचर को फॉलो किया जाए जिसका अनुभव है 10 वर्षों का। सीधी सी बात। ठीक उसी तरीके से सत्ता में भी यही होता है। अच्छा, आप चाणक्य को फॉलो कर रहे हैं, हम चाणक्य की बात को गलत नहीं साबित कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम व्यवहारिक रूप से बात कर रहे हैं ना, व्यवहारिक रूप से बात कर रहे हैं। चाणक्य अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है, कोई व्यक्ति गलत नहीं है। लेकिन ये मोस्का है, ये जो कहना चाह रहे हैं उनको समझ लीजिए कि मोस्का बस यही कह रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों के बाद से एक बात है सर, डिसेंट में सोचिए। हाँ, सोचने की जरूरत तो है। देखिए, समाज के लोग सोचेंगे तभी फायदा होगा। हम तो क्या है, हम लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने भविष्य की चिंता है, अपने वोट का प्रयोग तो करते नहीं है। कितने लोगों ने कभी वोट डाला है? आप में से सभी 20-22 साल के हैं, 2019 में वोट डालने का मौका मिला होगा। कुछ लोगों ने तो वोट डाला होगा, कुछ लोगों ने नहीं डाला। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो सरकार आराम करेगी किसी मुद्दे पर। अच्छा, कुछ लोगों ने नोटा भी दबाया, हाँ ये अच्छी चीज है, नोटा दबाना अच्छी चीज होती है। हाँ। चलिए, सी राइट मिल्स के बारे में जान लेते हैं। मूस्का बहुत कठिन व्यक्ति नहीं है, बस अगर जिन्होंने मार्क्स के बारे में पढ़ा है वो बता देगा कि मार्क्स इज इक्वल टू मूस्का। वो भी शासक वर्ग और शोषित वर्ग की बात कर रही है, भी कर रहा है। इन्होंने बस पहचान और लक्षण बता दिए, बस आसान है। लेकिन ये जो मिल्स है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्होंने मुख्य रूप से जो अभिजन वर्ग है इनकी 3 प्रमुख संस्थाओं की पहचान की है। पहला है मुख्य व्यापारिक निगम, दूसरा फौज, और तीसरा संघीय सरकार। इन्होंने कहा है कि अभिजन वर्ग के रूप में 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला है व्यापारिक निगम, दूसरा है फौज, और तीसरा है सरकार। जैसे कि आपने देखा होगा, व्यापारिक निगम निगम यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां। दूसरा, अब इस कंपनियों के मालिक होंगे जो कंपनी अध्यक्ष कहलाएंगे, है ना। कंपनी अध्यक्ष कहलाएंगे जिन्हें सीईओ बोला जाएगा। फिर फौज होगी तो सेना के उच्च अधिकारी होंगे, कोई बात नहीं करता। और संघीय सरकार होंगे तो मुखिया होंगे, नेता होंगे। तो ये याद रखना कि इन्होंने 3 प्रकार से अभिजन वर्ग का विभाजन किया है। किस समाज के अनुसार? अमेरिकी समाज के अनुसार। अब कोई अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति है, अमेरिका में जन्म हुआ है, तो सब कुछ क्या निर्धारित करेगा? अमेरिका के अनुसार ही डिसाइड करेगा। इसीलिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहा है, संघीय सरकार की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे संघीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है कि नहीं वहां पर अमेरिका में। और ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पर अभी कौन मुखिया है? अभी फेडरल गवर्नमेंट का मुखिया कौन है ये बताइए। अभी वहां इलेक्शन भी होने वाले हैं, इलेक्शन भी होने वाले हैं।
ट्रम्प है। तो क्या होता है कि ये जो तीन वर्ग हैं, आपने देखा कि सेना का कितना रोल है अमेरिका में। अच्छा ये बताइए, क्या मिल्स को जानने के लिए अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं? अगर थोड़ी बहुत चीजें नहीं पता है तो फिर क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपने देखा है कि वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डेवलप्ड कंट्री है। गुड आफ्टरनून। तो कंपनियां होंगी तो उनका वर्चस्व होगा, वहां पर सरकार उनकी बातों को समझेगा, क्योंकि वहां से इकोनॉमी इम्पैक्ट करती है ना। जितनी भी एमएनसी है वो कहीं ना कहीं रोजगार पर इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि H1B1 वीजा अभी जो है कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है, तो उससे जो है बहुत लोग नाराज हो गए हैं, है ना। बहुत एमएनसी जैसे कि सुंदर पिचई का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला, गूगल के सीईओ कि बोला कि इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मैं उनके साथ हूँ। तो ये क्या है, ये प्रमुख रोल निभाते हैं समाज में। ये एक तरीके के हाई क्लास सोसाइटी वर्ग हैं, जिनका पूरा नियंत्रण समाज पे होता है। अगर मान लेते हैं कि सारी कंपनियां एक तरफ, मान लेते हैं कि एमएनसी कंपनियां एक तरफ एक साथ खड़ी हो जाए, तो क्या समाज पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या सेना अपनी तरफ एक तरफ खड़ा हो जाए, सेना अपने सिद्धांतों पे खड़ी हो जाए, सेना अपनी बात पर अडिग हो जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। संघीय सरकार यानी कि सरकार अपनी जगह अडिग हो जाए, तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज को समझना होगा आपको कि ये जो तीन वर्ग हैं, और इन तीनों वर्गों के जो प्रमुख शक्तिशाली लोग हैं, ये पूरी तरह से डिसाइड करते हैं कि समाज की दिशा क्या होगी। अमेरिकी समाज में यही लोग तो डिसाइड करते हैं कि लोगों के पास रोजगार होगा या नहीं होगा, लोगों की आय होगी या नहीं होगी। ये कौन डिसाइड करता है? यही व्यापारिक निगम ही डिसाइड करते हैं। फिर फौज डिसाइड करती है कि उनका जीवन कैसा होगा, क्योंकि अगर फौज जो है सुरक्षा का काम नहीं करेगी तो कुछ लोग बेवजह भी मर जाएंगे। सरकार सरकार ही तो पॉलिसी मेकर है, वही डिसाइड करेगी कि गरीबों को कितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिलना चाहिए, गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलनी चाहिए। ये सब कुछ किसके ऊपर है? ये इन्हीं तीन समूहों के ऊपर है, जिन्हें अभिजन वर्ग की श्रेणी में मिल्स ने डाला है, इलीट क्लास की ग्रुप में डाला है, इलीट क्लास के ग्रुप में डाला है। अब ये बताइए, इन तीनों समूहों के लिए क्या ये तीनों ही पद महत्वपूर्ण है कि नहीं? यानी कि इन तीनों महत्वपूर्ण पदों को भी आपको याद रखना है, चाहे वो कंपनी अध्यक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो सेना का उच्च अधिकारी हो। ये तीनों ही डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का समाज होगा। यानी कि इन तीनों समूहों ने ही डिसाइड किया कि अमेरिकी समाज कैसा होगा। ये अमेरिकी समाज विकास के मानकों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा, तो रखकर आगे बढ़ा।
और इसमें किसने भूमिका निभाई? इन तीन पदों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। पदों ने मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि इन्हें ही इलीट क्लास के ग्रुप में माना गया है, इलीट क्लास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो सी राइट मिल्स हैं, इनका पूरी तरह से फोकस था अमेरिकी समाज पर। क्या इन्होंने किसी अन्य समाज की तुलना की? नहीं, अन्य समाज की तुलना नहीं की। इन्होंने अमेरिकी समाज के अनुसार अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। तो क्या ये बताइए कि क्या किसी एक का नियंत्रण है पूरे समाज पर? क्या अमेरिकी समाज पर किसी एक संस्था या किसी एक पद का नियंत्रण है? तो वो नहीं। यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो अमेरिकी समाज है, यहाँ पर नियंत्रण पूरी तरह से किसका है? इन तीन पदों और इन तीन समूहों का है, किसी एक विशेष समूह का नहीं है। और ये एक अच्छी बात है। जब कभी भी समाज में नियंत्रण किसी एक के हाथ में चला जाता है, तो वो उसे क्या बोला जाता है? तानाशाही। तानाशाही बोला जाता है। तो ये जो है डिक्टेटरशिप है ना, तानाशाही से बचने के लिए, तानाशाही से बचने के लिए ये एक अच्छी संरचना है समाज की। अब देखिए, यहाँ पर लोग जो है तरह तरह की बातें भी कहेंगे, इनकी आलोचना भी करेंगे कि हाँ भाई, इस तरीके से आपने जो बात कही, ये तीन ही वर्ग नहीं हो सकते ना, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो इस वजह से इनकी आलोचना हुई कि भाई तीन की जगह चार हो सकते हैं, आपने तीन ही को क्यों जस्टिफाई किया? एक मिडिल क्लास वर्ग भी तो हो सकता है, एक मध्यम वर्ग भी हो सकता है, जिसकी आय 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ हो, और वो अपने आप को एक जगह एकत्रित करके किसी भी मांग को प्रभावित कर सकते हैं, किसी भी सप्लाई पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ऐसा होता है। अब हम अगले सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत। इस बहुलवादी सिद्धांत में मुख्यतः फोकस किया गया है कि समाज में जो सारी शक्ति है, एक वर्ग या व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि यह अनेक समूहों में बटी होती है। जब शक्तियों का बंटवारा विभिन्न हाथों में चला जाएगा, तो क्या समानता अन्य समाजों की तुलना में ज्यादा होगी? अन्य समाजों की तुलना में ज्यादा होगी। एक लोगों ने बोला कि यस, बाकी लोगों ने नो, है ना? तो समानता ज्यादा होगी, क्योंकि अब हमने शक्तियों का विभाजन कर दिया है। अब आपने देखा है कि अब जैसे भारत में देखिए, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं। अब एक प्रकार की जातियों का उद्देश्य होता है कि वो आपस में विकास करें, एक प्रकार के धर्म के लोगों का होता है कि अपने धर्म के लोग विकास करें, और एक ही संप्रदाय के लोग सोचते हैं कि सिर्फ अपने संप्रदाय का तो विकास हो ही सके। अगर सब अपने विकास के ऊपर फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं विकास तो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर समानता के ऊपर फोकस करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, तो समानता अलग अलग होने के बावजूद भी सब में समानता देखने को मिलेगी, समानता देखने को मिलेगी। मिलेगी ना? और ये एक अच्छी बात है।
ये एक अच्छी बात है समाज के लिए। तो ये जो बहुलवादी सिद्धांत है, ये आपकी ज़िंदगी में अप्लाई होता है, अपने समाज में अप्लाई होता है। क्या हमारे समाज में ऐसा होता है? हमारे समाज में एमएलए को भी शक्ति है, एमपी को भी शक्ति है, मेयर को भी है, डीएम को भी है, एसपी को भी है। देख रहे हैं? एक ही क्षेत्र में कई लोगों को पावर है। कुछ लोग एसपी से काम नहीं होता है तो डीएसपी उसके ऊपर चले जाते हैं, डीएसपी के ऊपर चले जाते हैं। किसी का काम एसडीएम से नहीं होता है तो वो एडीएम के पास चला जाता है, एडीएम से नहीं होता है तो डीएम के पास चला जाता है, डीएम से काम नहीं होता है तो मेयर के पास चला जाता है, मेयर के पास नहीं होता है तो मुख्यमंत्री के पास चला जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। क्या ये जो शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत है, ये समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? हाँ, गुड आफ्टरनून आकांक्षा, लेट हो गई। तो ये समझिए कि ये जो शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत है, यह पूरी तरह से कानूनी समानता, राजनीतिक समानता को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया गया सिद्धांत है। क्योंकि जितनी शक्तियां हिस्सों में बटी होंगी, उतना ही शक्तियां लोगों के बीच में पहुंचेंगी। अब सोचिए, एक व्यक्ति को छोड़ा गया है कि 100 लोगों को पैसा बांटना है। ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन है कि 10 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, 100 लोगों को बांटना है। 10 लोग मिलकर 100 लोगों को बांटेंगे। एक कंडीशन ये है कि 25 लोग मिलकर 100 लोगों को बांटेंगे। इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सही है? पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन समाज के लिए बेहतर होगी? तीसरी कंडीशन किसी भी तरह से समाज के हित में होगी, समाज के फायदे के लिए होगी, ताकि वो किसी भी रूप में इस दुष्प्रभाव से बच सके, उनको जो है फायदा मिल सके। ये जो शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत है, यह पूरी तरह से आकर्षित है समानता की ओर, और समानता के साथ साथ अवसर और वितरण की समानता की ओर। समानता तो है, लेकिन इसका पूरा फोकस होगा कि अवसर की समानता। है ना? किस लोगों को 2 बार से ज्यादा पैसा मिलता है। अच्छा सोचिए कि ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने सब्सक्रिप्शन, किसी एक ने लिया हो और 2 लोग फायदा उठा रहे हो। 2 मोबाइल में वही आईडी चल रही, नहीं नहीं ऐसा नहीं, 2 मोबाइल में तो चल जाती है। 2 मोबाइल में तो चल जाती है। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए किताब किसी एक ने ली हो, किताब किसी एक ने ली हो और एक समय पे दोनों पढ़ लें। एक समय पर दोनों पढ़ लें उसी किताब से। फोटो कॉपी वाला नहीं, आप लोगों के पास सारा जुगाड़ रहता है। जुगाड़ पे नहीं, इस किताब को एक ही समय पर पढ़ना है। एक ही समय पर एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है ना। साथ में 2 लोग पढ़ सकते हैं। आप कोशिश करिएगा एक साथ में 2 लोग पढ़ सके। किताब फट जाएगी लेकिन किताब नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यही होता है कि जहां पर बोला जाएगा कि 10 लोगों को बांटना है तो 10 लोगों को ही मिल जाएगा। यहाँ भंडारा थोड़ी ना है कि एक बार 2 आदमी खा सकता है, 3 बार खा सकता है, ऐसा नहीं होगा ना। भंडारे में चलता है ऐसा।
नहीं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अपवाद होते हैं ना, किताब नहीं फटेगी लेकिन पढ़ लेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, समझ में तो कुछ नहीं आएगा, पढ़ तो लेंगे, मालूम चला बता दिए पूरी किताब पढ़ लिए, पन्ने पलट रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। शक्ति का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो पूरी तरह से क्या कहता है कि कानूनी और राजनीतिक समानता होगी, नागरिकों के हितों की रक्षा होगी, होगी कि नहीं होगी। ये जो शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत है ये क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा क्रिएट करेगा, और जहां पर प्रतिस्पर्धा होगी क्या वहां पर गुणवत्ता देखने को मिलेगी, गुणवत्ता देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इलाहाबाद में एक ही ऑफलाइन कोचिंग थी, थे आईएएस, है ना, जिसका बहुत नाम था। तो ये बात दिल्ली में पता थी, दिल्ली वाले लोगों को पता थी। तो दृष्टि आईएएस चुप कुछ दिन सोचता रहा, है ना, दृष्टि आईएएस सोचता रहा दिल्ली में बैठे बैठे। फिर अब वो इलाहाबाद में भी दृष्टि आईएएस आ गई। अब ये बताइए, पहले तो ये अपनी मनमर्जी कर रहा था इलाहाबाद में, जितनी फीस जितना जो कुछ जैसे पढ़ाना है पढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही दृष्टि आईएएस आई यानी कि कंपटीशन आ गया। अब इस कंपटीशन की वजह से, प्रतिस्पर्धा की वजह से क्या बच्चों को फायदा हुआ, बच्चों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि अगर किसी ने भी क्वालिटी गिराई तो लोग इधर से इधर की ओर चले जाएंगे। तो दोनों ने फोकस किया। तो दृष्टि ने क्या किया, एक तरीके से, अगर आप दृष्टि की कभी ऑफिस जाएं, इलाहाबाद के ऑफिस में कभी मौका मिले तो जाइएगा, लगेगा कि आप किसी मॉल में आए हैं, वीआईपी इनका ऑफिस है ना, वीआईपी ऑफिस है, लगता है कि बहुत लग्जरियस ऑफिस है और बहुत शानदार ऑफिस है, आपको बाहर आने का मन नहीं करेगा। तो अब बच्चा क्या करेगा, वहां एडमिशन ले लेगा। लोग ले भी लेते हैं, 1,10,000 1,20,000 की फीस दे देते हैं, आसान है 1,10,000 फीस देना। हाँ वहीं पे सो भी जाएगा, लेकिन सोने की परमिशन नहीं, बैठ सकता है। वहाँ दो चार वीडियो चलते रहते हैं, एलईसी क्या बोलते हैं, एलसीडी लगी हुई है, आप देखते रहिए विकास दिव्य कीर्ति को। तो ये क्या है चीजें, प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि ध्येय का ऑफिस तो ऐसा था नहीं। ध्येय आईएएस ऑफिस में एक मोटा सा व्यक्ति बैठा रहता था और वो जो है एक फॉर्म लिया रहता था, फॉर्म भरता रहता था, कहता था कि आपका ये टोकन नंबर है और ये टोकन नंबर 2 है, ये टोकन नंबर 3, आप आ जाइएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से एमएनसी के कॉन्सेप्ट को लागू किया। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और यहाँ पे इनकी रेवेन्यू हो गई कम। तो बस यही चल रहा है, प्रतिस्पर्धा जो है ना, प्रतिस्पर्धा रहेगी तो गुणवत्ता देखने को मिलेगी। तो मुझे इसके बारे में, अब आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो बहुलवादी सिद्धांत है, इस बहुलवादी सिद्धांत के ऊपर आपको सोचना होगा कि ये जो बहुलवादी सिद्धांत है क्या ये समाज के हित में है, क्या शक्ति और सत्ता के वितरण से क्या जनमानस का विकास हो सकता है। दया कुछ तो होना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सिद्धांत की तरफ, है ना। इस ये जो बहुलवादी सिद्धांत है ये पूरी तरह से समाज के विकास में अग्रसर होता है और उन समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी हम
आपने सूर्यवंशम पिक्चर देखी है? सबने देखी होगी लाइफ में, कभी ना कभी एक बार तो देखी होगी। तो सूर्यवंशम पिक्चर में एक बात कही जाती है, जब वो हॉस्पिटल का इनॉर्गेशन होता है ना, हॉस्पिटल का इनॉर्गेशन होता है, तो वो कहता है, वो कुछ एक लाइन कहता है कि जब बेटा जो है, मेरे पिताजी ने मुझे मुझे इसलिए अलग किया था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, अकेला बढ़ सकूं, है ना। अकेला रहूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, साथ में रहूंगा तो फिर क्या, परिवार की लग्जरी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसा उस कहने का मतलब था। ठीक उसी प्रकार से जब शक्तियां बट जाएंगी, लोग अलग अलग रहेंगे, तो लोगों का विकास होता है। आपने देखा है कोई न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है कि लोग अलग अलग रह रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं, और अपनी आजादी है, जो कुछ भी बनना है वो कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल में अच्छा ऐसा था। लेकिन क्या होता है कि लाइफ में कभी कभी इंसान को अकेला रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि उसकी आजादी क्या है, उसकी लिमिट क्या है, और उसे कितना आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ उसे मालूम चलता है। और फिर जब वो आगे बढ़ जाता है ना, तो उसे लाइफ में लगता है कि एक्चुअली में इंसान को इस मोड़ पर एक बार जरूर आना चाहिए, इस मोड़ पर एक बार जरूर आना चाहिए, ताकि मालूम तो चले कि एक्चुअल में जिंदगी अकेले कैसे जी जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये बहुलवादी सिद्धांत है। जब शक्तियों का वितरण विभिन्न भागों में हो जाएगा, तो सबके अपने अधिकार होंगे, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, और उन अधिकारों के प्रयोग से आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगा सबक। आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। कभी ना कभी आप लोग कभी ना अकेले तो रहे होंगे लाइफ में, घर छोड़कर रहे होंगे, कभी मौका मिला होगा, एक दिन 10 दिन के लिए कभी ना कभी घर छोड़कर रहे होंगे। तो फिर उस दौर में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप बहुत आगे निकल जाएं, या फिर आप बहुत पीछे चले जाएं। क्योंकि एक आजादी होती है जहां पर गलत रास्ते पर जाने की बात होती है, कि गलत रास्ते पर बहुत जा सकता है, और एक होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इसलिए नहीं छोड़ा है कि हम जो है वहां पर उनको धोखा दें। तो ठीक उसी प्रकार से होती है, शक्तियां मिली होती है, कुछ लोगों को भी शक्तियां मिलती हैं। जैसे कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं, और कुछ लोग ये सोचकर आईएएस के काम का निर्वहन करते हैं कि यार कहीं गलती से कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जिंदगी में भी होता है, कि जब आपको जिंदगी एक बार मौका देती है अकेले रहने का, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आप में से कुछ लोग बन भी गए होंगे बेस्ट, अकेले रहकर, और जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे होंगे, जिंदगी में डिसीजन मेकिंग डेवलप हो गई होगी। आपने इक्वलिटी के ऊपर सोचा हो कि लाइफ में इक्वलिटी होना कितना जरूरी है, तो हो सके आप बाहर आने की वजह से पहले जो भाई बहन में लड़ाइयाँ होती थी वो अब नहीं होती है। आप एक्चुअल में इतना बदल गए हैं, जो सिर्फ इंडिविजुअल की वजह से, है ना, खाना बनाना सीखे। हाँ ये तो बात है, कोई भी व्यक्ति बाहर रहकर खाना बनाना तो, अच्छा जिंदगी के 4 साल आपने अकेले काट लिए, मैंने तो 8 साल अपनी जिंदगी के अकेले काट लिए, और फिर भी लगता है कि अकेले जिंदगी जी सकता है आदमी, है ना। रिश्तों की अहमियत समझ आती है, हाँ बिल्कुल सही, रिश्तों की अहमियत समझ में आती है, कि रिश्तों को किस तरीके से निभाया जाता है। ठीक उसी तरीके से प्रशासन में होता है, ठीक उसी तरीके से प्रशासन में भी होता है, कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी,
लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां पर आपको समझौता करना पड़ेगा। है ना? तो वहां पर आप क्या करेंगे? आप समझौता नहीं करेंगे, आप भले ही रिजाइन कर देंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इक्वलिटी के लिए ही तो प्रशासन को ज्वाइन किया था। आपको जो शक्तियां, समझ नहीं पाते ऐसे में कुछ, क्या नहीं समझ पाते? तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है ना, बहुलवादी शक्तियों के निर्धारण की वजह से, बहुलवादी शक्तियों के निर्धारण की वजह से आप सब कुछ डिसाइड कर पाते हैं, सब कुछ डिसाइड कर पाते हैं। आपने कभी फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा था, लेकिन आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि आपको कहाँ पर जाना है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर नहीं जाना है। आपको तो ये भी नहीं पता था कि इतनी छोटी बात पे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना? कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे इंसान डिसाइड नहीं कर पाता। अब हम लोग मैक्स वेबर के सिद्धांत पर आते हैं। ये आज का हमारा अगला और लास्ट सिद्धांत होगा, जहां पर हम लोग मैक्स वेबर के सिद्धांत को जानेंगे। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि ये जो शक्ति है, अच्छा हमने ये बता दिया है ना मैक्स वेबर का ये वाला सिद्धांत, बताया है कि नहीं? एक बार जरा बता दीजिए। शक्ति का सिद्धांत बता दिया है ना? शायद, अच्छा, ये चीज शायद बाकी सब चीज क्लियर रहती है ना? अब चलिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आ जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी कि अधिकारी तंत्र, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण है अधिकारी तंत्र। नहीं पढ़ पा रहा सर स्क्रीन पे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए आप सभी क्या बनने वाले हैं? प्रशासक बनने वाले हैं, अधिकारी तंत्र का हिस्सा होने वाले हैं। तो ये जो आप प्रशासक बनेंगे, क्या ये वैधानिक रूप से बनेंगे? क्या आप लीगल प्रोसेस के थ्रू बनेंगे? डेफिनेटली। यूपीएससी एग्जाम कराता है सिविल सर्विसेज नाम से, हर साल बच्चों को रिक्रूट करता है, ट्रेनिंग कराता है और फिर जो है उन्हें पोस्टिंग देता है। यानी कि हर देश में ये जो अधिकारी तंत्र है यानी कि ब्यूरोक्रेसी, ये सत्ता का एक वैधानिक तंत्र है, जिसके माध्यम से अभी नहीं आएगा, इस साल आएगा भी कि नहीं आएगा भगवान जाने क्या होगा रिजल्ट का। हाँ तो ये जो है ना, जो मैक्स वेबर कहना चाह रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में लोग जो है उनको अधिकार मिलते हैं वैधानिक रूप से, और ये जो वैधानिक शक्ति होती है वो समाज में किस लिए होती है? समाज को प्रगति या विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। होता है ना? तो ये जो वैधानिक सत्ता होती है या फिर एक संगठन के रूप में जो ये काम होता है, आप क्या करते हैं? आईएएस बनने के बाद आप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक डीएम एडीएम से जुड़ा होता है, एडीएम एसडीएम से जुड़ा होता है, बाकी इसके पैरेलल में बहुत सारे पद होते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं अन्य पदों से, सेक्शन ऑफिसर से, सेक्शन ऑफिसर से, ज्वाइंट सेक्रेटरी से, कहीं ना कहीं से सबसे जुड़े होते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक संगठनात्मक स्वरूप में काम करती है, और इसका संगठन होना इसके कार्यों की सफलता को डिसाइड करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर इनकी जवाबदेही ना होती,
तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी सफल हो पाती? क्या ये जो अधिकारी तंत्र है, क्या ये सफल हो पाता? नहीं, ये जो संगठन के रूप में काम करता है ना, यही इसकी सफलता है। अब सोचिए कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, क्या वो एक संगठन के रूप में काम करती हैं कि नहीं? अगर किसी एक नेता ने कुछ भी बोल दिया तो वो पूरी पार्टी के ऊपर आ जाता है, पूरे संगठन के ऊपर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये ब्यूरोक्रेसी होती है कि अगर एक आईएएस ऑफिसर ने ऐसा कर दिया तो पूरी नौकरशाही के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि इन्होंने इस तरीके से प्रयोग किया तो बाकी लोग भी करते होंगे। तो एक्चुअल में जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए लाई गई थी। उद्देश्य क्या था कि हम देश के सक्षम लोगों को, समाज के सक्षम लोगों को चुने और फिर उन्हें इस दिशा की ओर आगे बढ़ाएं जो कमजोर तबके के हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए वो अपने बहुमूल्य गुणों का प्रयोग करें। आप प्रशासक बनने के बाद क्या करेंगे? आपने जो जीवन में सीखा है, जो आपकी वैल्यूज हैं, वो आप अप्लाई करेंगे समाज के ऊपर और वही ब्यूरोक्रेसी का पार्ट हो जाएगा। आप आने वाले समय में ब्यूरोक्रेसी की क्या पहचान होगी, ये युवा पीढ़ी ही बताएगी, जो चयनित होंगे कि वर्तमान समय में ब्यूरोक्रेसी का ये स्वरूप है। वो भ्रष्टाचार भी हो सकती है, वो ईमानदारी के रूप में भी हो सकती है। अगर वो भ्रष्टाचार के रूप में हुई तो वो क्या होगा? नौकरशाही का पतन होगा और वो ईमानदारी की तरफ होगा तो वो ब्यूरोक्रेसी का उत्थान होगा। तो उत्थान और पतन वो सब कुछ डिपेंड करता है समाज के गुण और दोषों के अनुसार पालन करने से। अगर आप गुणों की तरफ फोकस करेंगे, गुण जो हैं, अगर उसकी तरफ फोकस करते हैं तो आप क्या उत्थान की तरफ आगे बढ़ेंगे और गलती से आपने अगर बुराइयां अपना ली तो फिर आपको पतन की ओर अग्रसर बढ़ना है। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में होता है ठीक उसी तरीके से जिंदगी में भी अप्लाई होता है। जिंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं, गलत सही अच्छे बुरे। आप किसका चयन करते हैं, आप उस दिशा की ओर अग्रसर बढ़ जाएंगे। अगर आपने अच्छे रास्ते का चयन किया तो आपका उत्थान हो जाएगा और अगर बुरे रास्ते की तरफ चयन किया तो पतन हो जाएगा। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी तरह से एक बेस्ट मॉडल है। क्योंकि यहाँ पर योग्य लोगों को चुना जाता है। अब सोचिए कि हमने योग्य लोगों को चुन लिया तो वो उसके अनुसार काम भी करेंगे और अगर उसके अनुसार उन्होंने काम किया तो ये उसकी सफलता है। अच्छा ये बताइए कि राजनेता और प्रशासक, इन दोनों में, राजनेता और नौकरशाही, अगर इन दोनों में चयन किया जाता है, मान लेते हैं हमने 10 लोगों का चयन किया और यहाँ पे 10 लोगों का चयन किया, तो इन दोनों में से किसकी सफलता ज्यादा रहेगी? कौन से 10 लोग जो है उस क्षेत्र के सफल हो जाएंगे, ज्यादा चांस है? स्वाभाविक रूप से है कि नौकरशाही में जो लोग चुने जाएंगे वो अपनी योग्यता को साबित करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो योग्यता है, इनकी तो कोई योग्यता है पहली बात, ना तो इनकी एक्चुअल डिग्री है, ना इनकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन होता है। इन सब की तो मानसिक स्थिति इतनी खराब होती है कि उनको खुद नहीं पता होता है क्या बोल के चले आए हैं भाषण में। तो अलग ही प्रॉब्लम है इन लोगों की। तो इनसे रिजल्ट की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नौकरशाही में चुनता है उसका मेडिकल तक हो जाता है, इनका यहाँ तक मेडिकल तक नहीं होता है, इनका कुछ भी नहीं होता है।
तो नौकरशाही में लोग चुने जाते हैं योग्यता के आधार पर। यानी कि ये बात पता चल रही है कि जिस भी समाज में योग्यता के आधार पर किसी भी व्यवस्था का चयन होता है, वो समाज के लिए हितधारी होता है। पहली बात तो यहाँ पर योग्यता होती है। आप में भी योग्यता होगी, आप तो बस समाज को बदलना चाहेंगे। देश में जो प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपका फोकस करना आपका प्राइमरी पर्पज होगा। तो यहाँ पर इनका पर्पज क्या है? क्योंकि इनको कोई टारगेट तो दिया नहीं गया है। इनका टारगेट बस ये है कि अगले 5 साल बाद फिर से आना है। लेकिन ये जो योग्य व्यक्ति जो जिनका चयन हुआ है, इनको हर दिन अपनी योग्यता साबित करनी है। हर दिन अपनी योग्यता साबित करनी है, नहीं तो क्या हो जाएंगे? ये सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन ऐसा कभी इनके साथ होता है क्या? हाँ, सही मायने में बहुत अच्छा बोला राजन आपने। चलिए अब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इनको हर दिन तो अपनी योग्यता साबित करनी रहती है, हर दिन अपने रिजल्ट को साबित करना रहता है, हर दिन इनसे आगे बढ़ना रहता है, क्योंकि इनसे आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये दबा देंगे। और अगर आप इनके आगे दब गए तो आपका आपकी जो योग्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि जब तक आप नौकरशाही का हिस्सा रहेंगे, यानी कि 60 वर्षों तक, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी अन्य पदों पर काम करते हैं, यानी कि 60 वर्षों तक आपको हर दिन अपनी योग्यता साबित करनी है। लो बस स्टक भी हो गया। कुछ और उससे पहले आपने कहा था क्या? स्टक वाला दिख रहा है कमेंट, और कोई भी कमेंट है क्या? अरे मैं 5 मिनट और क्लास लूंगा, ठीक है? 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा देर और नहीं लूंगा। ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसको खत्म करने के बाद मैं जो है आप लोगों को और समय नहीं लूंगा। ब्यूरोक्रेसी की विशेषताएं जान लेते हैं। ये विशेषताएं जो है ना आपको एथिक्स में भी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये एथिक्स में नहीं हेल्प करेंगी, ये एथिक्स में भी हेल्प करेंगी और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करेंगी। हर जगह हेल्प करेगी और आपकी तैयारी में भी आपकी हेल्प करेगी, आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी, है ना? अभी जो है ना कुछ लोग आने वाले हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 26, 27, 28 को, उसमें से एक व्यक्ति है टीना डाबी, वो प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ना? तो टीना डाबी को अगर सुनने का मन हो तो सुन लीजिएगा। अगर अर्तिका शुक्ला आती हैं तो अर्तिका शुक्ला को जरूर सुनिएगा। अगर आपसे अगर मुझसे पूछे कोई कि अर्तिका शुक्ला और टीना डाबी में से आप किसको सुनना पसंद करेंगे, तो मैं इनको सुनना पसंद करूंगा, है ना? तो जब कभी अगर ये आती है प्लेटफॉर्म पे, ये तो आ रही है, डेफिनेटली ये आ रही है, आप इनको डेफिनेटली सुन सकते हैं। मालूम चलेगा कि इनका अनुभव कैसा रहा, है ना? ये हो सके अपने अनुभव ही शेयर करेंगे, जिंदगी के अनुभव शेयर नहीं, प्रशासन के अनुभव शेयर करेंगे, जिंदगी के नहीं, अपने प्रशासन के अनुभव शेयर करेंगे। दिखती भी अच्छी है इसलिए सुन। अच्छा, ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? जो हम बोल रहे हैं वही चीज सुनाई दे रही है, हम जो बोल रहे हैं वही सुनाई दे रहा है ना? हाँ, लोग तो बहुत ज्यादा है ना? और एक आ रहे हैं डीपी अग्रवाल आ रहे हैं। अच्छा देखिए, अच्छा एक चीज सुन लीजिए, डीपी अग्रवाल जो है ना,
यूपीएससी के एक्स चेयरमैन हैं। है ना, बस ये बात कुछ देर और मैं बात करूंगा। डीपी अग्रवाल जो है ना, यूपीएससी के एक्स चेयरमैन हैं। आप इनको डेफिनेटली सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा इनको, आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि आप तो यूपीएससी की लाइफ जीना चाह रहे हैं ना एक्चुअल में, तो इनको भी जान लीजिए कि इन्होंने किस तरीके की लाइफ दी है यूपीएससी को। देखिए, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो कोई बात नहीं, एक बार सुन लीजिए, हो सके हिंदी में बात कर लें। टीना डाबी हो हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है, टीना डाबी हिंदी में बात करेंगे, डीपी अग्रवाल हो सके हिंदी में बात करें, लेकिन डीपी अग्रवाल को जरूर सुनिएगा, थोड़ी बहुत तो अब कुछ विशेषताओं को जान लीजिए। इनके पास नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ये कार्य करते हैं और विभिन्न पदों पर काम करते हैं, और जिन पदों पर रहेंगे उनके नियमों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन राजनेता कभी नहीं करते हैं। ये हमेशा अच्छा ठीक है, अरे देखिए, जो हिंदी में बोल रहे उसको सुन लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर देखिए आपके पास एग्जिट का भी ऑप्शन होता है ना, एक बटन दबाएंगे तुरंत बाहर हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कि जबरदस्ती कोई बैठा लेगा। जैसे ही इंग्लिश अगर उन्होंने बोली, आप उनको तुरंत ये वाला बटन दबा दीजिएगा, बैक जाने वाला, आसान हो जाएगा। जब इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है तो सुनेंगे क्या। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों की इंग्लिश सुननी चाहिए, है ना, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी हो जाती है सुनने से, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इंग्लिश कोई बुरी बात नहीं है, इंग्लिश को सीखना चाहिए, है ना। ट्रम्प, है ना, जैसे कि अर्तिका शुक्ला बोलती हैं, अनन्या दास बोलती हैं, और कौन, और दो लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे प्रशासक मुझे लगते हैं। अतहर आमिर को सुनिएगा, अतहर आमिर की जो है ना, जैसे कि टीना और नहीं, ये तो बात पर्सनल हो जाएगी, लेकिन अतहर को जो है ना, अतहर की पर्सनैलिटी जो है ना, देखिएगा इंग्लिश और हिंदी किस तरीके से है, क्या फ्लो है। वो फ्लो आपको भी डेवलप करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल प्रशासक में, प्रशासक बनने के बाद। हाँ, कौन दो लोग, अनन्या दास और अर्तिका शुक्ला। और इन दोनों ही लोगों के वीडियो जो है ना, आपको विजन आईएएस पे मिल जाएंगे, विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर। आप अगर ये दो वीडियो देख लेंगे ना, तो वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, प्रशासक के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए, प्रशासक बनने के लिए ये क्वालिटी तो डेवलप करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये विशेषताएं जो है ना, ये धूमिल सी रह जाएंगी। ये जो 5 विशेषताएं लिखी हुई है ना, ये धूमिल सी हो जाएंगी, क्योंकि लाइफ में आपको इन विशेषताओं को अपने अंदर कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, कार्य कुशलता तो डेवलप करना पड़ेगा ना। अगर जब एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखना है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, अगर आपको डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखना होगा या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स को लिखना होगा, तो किस में लिखेंगे, इंग्लिश में ही तो लिखेंगे। अब तो हिंदी का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग वैश्वीकरण के दौर में इंटर कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इंग्लिश पे तो फोकस करना पड़ेगा, और ये जो विशेषताएं है ना, ये तभी डेवलप हो पाएंगी। अरे राष्ट्रभाषा कौन छोड़ने को कह रहा है, आपका विवाह भी हिंदी में होगा, और आपके मातृभाषा वाली लड़की ही मिलेगी, आपके जीवन पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर थोड़ी सी इंग्लिश सीख लिए तो।
अगर आपने इंग्लिश सीख ली तो क्या आपको अंग्रेज लड़की मिल जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मिल भी जाएगी तो ये आपकी चॉइस होगी, है ना? मिल जाएगी तो ये इनकी चॉइस होगी। आप देखा होगा आपने ब्यूरोक्रेसी में कोई भी जो है ना मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करता। अपितु उसे नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ता है, ज़िंदगी में वो जो चाह ले, वो नहीं कर सकता है। वो वही करेगा जो उसके नियम कानून कहेंगे। नियम कानून में ही उसको कार्य करना होता है। आप लोगों के हाथ बँधे रहेंगे, आप लोगों को उन्हीं बातों का अनुसरण करना होगा जो ऊपर से आई होंगी, जो आदेश मिला होगा। जैसे कि इस समय लॉकडाउन में जितने भी जिलाधिकारी हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको एक ऊपर से जो आदेश मिल गया है, जो दिशा निर्देश मिल गए हैं, उन्हें ही फॉलो करना है। इफ और बट उसमें कुछ नहीं ऐड कर सकते। तो ये लाइफ में आपके साथ होगा जब आप प्रशासक बनेंगे, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स, इस तरीके की विशेषताओं का पालन तो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे, और डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो आपको लाइफ में सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। लाइफ में जितनी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। और जिस दिन आपने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया ना, तो कभी भी आप डिप्रेस तो नहीं होंगे। अगर हो भी गए कुछ पल के लिए, तो उससे बाहर तो ज़रूर निकल आएँगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।